हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रासायनिक अभिक्रिया की जो है कोटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता में क्या अंतर है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट फोर्थ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, जिनमें अभिक्रिया की जो दर है वो किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है ना। दोज रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता, मतलब क्रिया कारक की सांद्रता को आप बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया की जो दर है वो वही रहेगी। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको इसका कंप्लीट रेट कांस्टेंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, मान लीजिए एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो जीरो ऑर्डर की है, जिसमें ए है क्रिया कारक और वो जो है उत्पाद बनाता है, इट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ए उत्पाद बनाता है। सपोज दैट एट इनिशियल व्हेन द टाइम इज जीरो, मान लीजिए जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, जब समय जीरो था, अभिक्रिया चालू नहीं हुई, उस समय मान लीजिए ए की जो सांद्रता है वो है आर नॉट और उस समय उत्पाद कितना होगा, जीरो, प्रोडक्ट इज जीरो, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, व्हेन द टाइम टी इज इक्वल टू टी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कुछ देर के बाद मान लीजिए कि ए ने अभिक्रिया करना स्टार्ट किया और इसकी आर सांद्रता शेष रह गई। दैट मीन्स लेफ्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितना बन गया, तो शुरू में था आर नॉट और आर उसमें से बच गया तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हो गई, यानी कि उत्पाद की सांद्रता हो गई आर नॉट माइनस आर। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर अगर अपन रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो इसके लिए रेट टर्म्स कैसे लिखी जाएगी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आप चाहे तो आई बटन को क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इज इक्वल टू आर, ये आर के बराबर होगा और आर बराबर होगा के ए टू द पावर जीरो। ठीक है, क्रिया कारक की सांद्रता की घात जीरो। जीरो क्यों रखा है, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते तो यहां अपन 1 रख लेते, अगर अपन सेकंड ऑर्डर पढ़ते तो यहां अपन 2 रख लेते। अभी अपन जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो यहां पे आ जाएगी पावर जीरो। दैट मीन्स वी कैन से माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बराबर होगा के ए टू द पावर जीरो। ये तो क्रिया कारक की टर्म्स में है। अगर अपन इसको क्रिया कारक की सांद्रता की टर्म में लिखेंगे तो आफ्टर सम टाइम ना, टी टाइम के बाद जो ए की कंसंट्रेशन है वो है आर। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको आपको बताऊं कि ये चीज है क्या। इसको बोलते हैं अपन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, अवकलित वेग समीकरण। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अवकलित वेग समीकरण, दैट मीन्स डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अवकलित वेग समीकरण। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर टू द पावर जीरो, बिकॉज आफ्टर सम टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज आर। तो इन टर्म्स ऑफ आर अपन लिख सकते हैं आर टू द पावर जीरो। किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, 1। दैट मीन्स वी कैन राइट डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी, है ना, डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इस इक्वेशन का अगर अपन क्या करें, समाकलन, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें, समाकलन करने पर बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, सो इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल्स टू के, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ किसी भी चीज के अवकलन का समाकलन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, सो dr का इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा r इज इक्वल टू k। सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अवकलन का समाकलन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पे अपन को c का मान ज्ञात करना, और c का जो वैल्यू है वो आप हमेशा ऐसे ज्ञात करेंगे, जब समय व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब समय जीरो है,
इन दैट केस ये r किसके इक्वल होगा? तो आप देख सकते हैं कि जब टाइम t इक्वल्स टू t था तो ये r था, अगर t इक्वल्स टू 0 होगा तो दिस r बिकम्स इक्वल टू r नॉट। ये r जो है वो r नॉट के बराबर होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज को पुट करें तो अपन कह सकते हैं कि माइनस आर इज इक्वल टू t इज 0, तो यहाँ पे अपन ने 0 पुट किया, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू माइनस आर की जगह क्या पुट करेंगे? r नॉट। सो c इज इक्वल टू माइनस r नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन। ये c का मान वापस अपन ऊपर पुट करेंगे तो अपने को एक समीकरण प्राप्त होगी, माइनस r इज इक्वल टू के टी प्लस के टी माइनस r नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर ग्राफ पूछा जाता है, जो मैं भी आपको आगे क्लियर करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर में भी और सेकेंड ऑर्डर में भी। ठीक है, माइनस आर इक्वल्स टू के टी माइनस आर नॉट। नाउ जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको आप एक तरफ ले लो, तो कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी। ठीक है, आर नॉट को अपन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, और यहां से अगर आप के कैलकुलेट करेंगे सो दिस के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहां से अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या ज्ञात कर सकते हैं? के ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी कि आर नॉट है और टी समय के बाद कंसंट्रेशन, 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन या 20 मिनट के बाद आपके पास उसकी सांद्रता पता है, तो यहाँ पे रख के आप उसका के कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जब भी आप इतना काम कर लें, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर के लिए आप समाकलित वेग समीकरण तक ज्ञात कर लें, तो उसके बाद में आपको 5 चीजों को जो है ज्ञात करना होता है। 5 चीजों को अपन जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहली चीज है उनमें से नंबर फर्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ के, दैट मीन्स के की इकाई। ठीक है, यूनिट ऑफ के की इकाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए आपको के की यूनिट कैसे ज्ञात करनी है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के यानी कि के की इकाई। ठीक है, के की इकाई को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? यूनिट ऑफ के अपने पास एक फॉर्मूला है जो अपने को यहां पुट करना है, एंड दैट फॉर्मूला इज मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स। मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, एन का मतलब रिएक्शन का ऑर्डर है, अभिक्रिया की कोटि। आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, देयर इज एन इज इक्वल्स टू 0। तो एन बराबर अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा यूनिट ऑफ के इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यानी कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट का फॉर्मूला होता है, रेट की यूनिट होती है, वही यूनिट होती है उसके रेट कांस्टेंट के की यूनिट। दोनों की यूनिट सेम होती है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है? तो वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट यानी कि दर की इकाई भी यही होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी यही है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। पॉइंट नंबर 2 इज ग्राफ्स। ग्राफ्स के बेसिस पे कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राफ बना के दे दिया और ऑर्डर पूछ लिया कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, ठीक है, या जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो ग्राफ देखिए, अपन 2 ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको इक्वेशन वापस लिख के बताऊं जो के की यूनिट, के के लिए इक्वेशन थी माइनस आर नॉट माइनस आर बाय टी विच इज इक्वल टू के, और इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया था अपन ने, वो था माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। ये 2 इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर में मैं ट्रिक बताऊंगा, इसी से जो है अपन फर्स्ट ऑर्डर और इसी से अपन सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है कि माइनस आर इक्वल्स टू के टी माइनस आर नॉट का साइन चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब ये आपको एक सरल रेखा समीकरण, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको दिख रही है।
है ना। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू y, ये हो गया mx और ये हो गया c। y इक्वल टू mx प्लस c, एक सरल रेखा समीकरण, पॉजिटिव स्लोप धनात्मक ढाल के साथ, लेकिन यहाँ पे ढाल ऋणात्मक है, स्लोप इज नेगेटिव माइनस k। तो ग्राफ अगर अपन खींचेंगे y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। y एक्सिस पे क्या है r और x एक्सिस पे क्या है, दैट इज x विच इज t। तो क्रियाकारक की सांद्रता और समय के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आपको इस तरह से प्राप्त होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, ऋणात्मक ढाल के साथ, ठीक है। और इसकी ढाल बराबर हो जाएगी स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, जो बचा हुआ है माइनस के। और ये जो r है ये c, यानी कि c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, सो दिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, अंतखंड, ये इसका अंतखंड हो जाएगा r के बराबर, ठीक है। एक ग्राफ तो आपको यहां से बनाने को पूछ सकते हैं, r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए, या फिर एक ग्राफ आपको पूछ सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अगर अपन देखें तो r नॉट माइनस आर इज इक्वल टू k, और ये t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन r नॉट माइनस आर, बिटवीन r नॉट माइनस आर एंड t के बीच में, तो ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r नॉट माइनस आर, t इधर आएगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि ग्राफ जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये दो ग्राफ जो है आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ध्यान रखना। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ध आयु काल कहते हैं इसको अपन, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब होता है जहां पे अभिक्रिया, वह समय जहां पे अभिक्रिया आधी पूरी हो जाए, उसे बोलते हैं अपन टी हाफ, टी 0.5। अर्धायु काल मतलब वह समय जहां पे अभिक्रिया पहले की आधी पूरी हो जाए, अर्ध कोटि की अर्ध आयु काल कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि व्हेन द टी इज इक्वल टू टी 0.5, जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाएगी तो अब आपको पता है कि क्रियाकारक कितना बचेगा। अगर आपने R नॉट क्रियाकारक लिया है, मान लो आपने 1 मोल लिया है, तो आधी पूरी होने के बाद आधा मोल बचेगा, यानी कि पहले का आधा, सो R नॉट बाई 2, सो R इज इक्वल टू R नॉट बाई 2। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी अभिक्रिया में आपको अर्ध आयु पूछे तो R किसके इक्वल होगा, R नॉट बाई 2। नाउ ये दोनों वैल्यूज जो है वो आप इस इक्वेशन के अंदर जो K का फॉर्मूला है अपना, इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो T 0.5 इज इक्वल टू, है ना, यहां से t बाहर ले लिया, t 0.5 इक्वल्स टू r नॉट माइनस r की जगह रख दिया r नॉट बाय 2 एंड डिवाइड बाय k, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2r नॉट माइनस r नॉट अपॉन 2k, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0.5 इक्वल्स टू, दैट इज r नॉट बाय 2k। डायरेक्ट पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा t 0.5 इक्वल्स टू r नॉट बाय 2k। सेट क्लियर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यहां से अपन एक स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या होगा कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के, प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि अगर आप प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की अर्ध आयु काल भी बढ़ेगी। अब इसके ऊपर लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया कि एक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता 1 मोल है तो अर्ध आयु इतनी है। यदि उसमें क्रियाकारक की सांद्रता 5 मोल कर दी जाती है तो अर्ध आयु इतनी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब वो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर। पॉइंट नंबर 4 अर्धायु काल। पॉइंट नंबर 3 अर्धायु काल। पॉइंट नंबर 4 इज t 0.75, दैट मीन्स द रिएक्शन इज 75% कंप्लीट। अभिक्रिया अगर 75% पूरी हो जाए तो अब उसमें कितना समय लगेगा, वो तो था आधा पूरा होना मतलब 50%, ये है 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय। 75% में भी आपको ऐसे ही करना है, व्हेन द t इज इक्वल टू t 0.75, मतलब अभिक्रिया में 3/4 अभिक्रिया पूरी हो गई। तो कहने का मतलब है जो क्रियाकारक था प्रारंभिक क्रियाकारक वो 3/4 उत्पाद में बदल गया, तो पीछे कितना बचा, बिकॉज अपना जो R है ना वो खत्म हुआ नहीं है, R जो है वो बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है, R नॉट बाय 4, क्योंकि 25% बचेगा। 75% कंप्लीट, तो 25% इज लेफ्ट, और 25% लेफ्ट का मतलब हो गया जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 1/4।
सो आर नॉट बाय 4। ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ काफी स्टूडेंट 3 आर नॉट बाय 4 कर लेते हैं। 75% कंप्लीट तो वो कर लेते हैं 3 आर नॉट बाय 4, जो गलत हो जाएगा। वो 25% के लिए है ना। जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो आर नॉट बाय 4 होगा। ये दोनों वैल्यूज भी आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दैट मीन्स T 0.75 इक्वल्स टू दैट इज आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4 एंड डिवाइड बाय के। ठीक है, यहां पर भी अपन एलसीएम लेंगे तो 4 आर नॉट माइनस आर नॉट होगा। ये 4 आर नॉट माइनस आर नॉट विच इज 3 आर नॉट और 3 आर नॉट बाय 4 के। सो T 0.75 इक्वल्स टू 3 आर नॉट बाय 4 के। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3/4 आयु ज्ञात करने का सूत्र है। इट इज द फॉर्मूला फॉर द 3/4 लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 25% के 50% के लिए कितना है? अर्ध आयु काल के लिए आर नॉट अपॉन 2 के, और 75% के लिए है 3 आर नॉट बाय 4 के। बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें कंपटीशन लेवल पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, है ना, कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 3/4 का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। सो 3 आर नॉट बाय 4 के। बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं रिलेशन। सिद्ध कीजिए कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया की 3/4 आयु उसकी अर्ध आयु की 1.5 गुनी होगी, है ना, 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो आप इन दोनों को बना के एक रिलेशन बना सकते हैं ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो T 0.75 डिवाइड बाई T 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर नॉट के कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3/2। तो अपन कह सकते हैं अगर इन दोनों में एक रिलेशन स्टेब्लिश करें तो अपन यूं बोल सकते हैं कि T 0.75 अपॉन T 0.5 इक्वल्स टू 3/2 विच इज 1.5, है ना। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है कंपटीशन एग्जाम में। कैसे मिल सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे दिया कि एक अभिक्रिया जो है उसके आधे पूरे होने में 10 मिनट का समय लगता है, जबकि 75% पूरा होने में जो है 15 मिनट का समय लगता है। आधा पूरा होने में 10 मिनट और 75% पूरा होने में 15 मिनट का समय लगता है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको पता चल गया कि भाई आधा पूरा होने में 10 मिनट, 75% में उसका 1.5 गुना लग रहा है यानी 15 मिनट, तो वो अभिक्रिया जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर। तो ये 4 बातें आपको कोई भी एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाती हैं, और ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले यूनिट ऑफ के, दूसरा ग्राफ, तीसरा उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, और चौथा जो है उसका 3/4 लाइफ, और दोनों में रिलेशन। सेट क्लियर। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूं इसी के अंदर लास्ट पॉइंट नंबर 5, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल, कि भाई कौन सी अभिक्रियाएं जो केमिस्ट्री में हैं जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल अपने पास हैं जो आपको एकदम सिंपल वे में याद रखना है, एकदम सिंपल, बहुत इजी वे में। सबसे पहला, ठीक है, 5th पॉइंट लिख देता हूं मैं इसके लिए। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ZOR, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती हैं, तो आपको बस 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, मेटल कैटालिटिक रिएक्शंस, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो धातुओं की उपस्थिति में होती है, धातु उत्प्रेरित होती हैं। धातु उत्प्रेरित अभिक्रिया जो भी होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इस बार जो है लास्ट टाइम 2nd ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। N2 + 3H2 gives 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ जो है आयरन Fe, इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वी नो दैट ये मेटल की प्रेजेंस में हो रही है, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। और जो भी अभिक्रिया धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है जिसके ऊपर कोई मेटल कैटलिस्ट आ जाए, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन केवल धातु की उपस्थिति पर निर्भर करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे Fe ना हो, MO ना हो, तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। चाहे कितना ही नाइट्रोजन हो, चाहे कितना ही हाइड्रोजन हो, अमोनिया का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपन कोई उत्प्रेरक लगा दें जैसे Fe या MO, धातु उत्प्रेरक, तो अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं,
फोटोकेमिकल रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो अपन ने पढ़ा था कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। इन अभिक्रियाओं में जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी EA, पहले बताया था, आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे EA को। इन अभिक्रियाओं में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा, वो फोटॉन्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फोटॉन्स का मतलब hν, तो फोटॉन्स के द्वारा प्रोवाइड, मतलब ये फोटॉन्स पे डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अगर आप उस अभिक्रिया के ऊपर सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा का फोटोन डालेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, और सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा का फोटोन डालेंगे तो अभिक्रिया होगी, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, और ऊपर सनलाइट का जो है मार्क सिंबल बना दिया hν। जैसे ही अभिक्रिया के ऊपर hν दिखे, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर का होगा, मतलब ये अभिक्रिया एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? तो ये था आपका पहला पोर्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अपन कैसे समराइज कर सकते हैं। तो देखो मैं एक साथ इनको समराइज कर दूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसके लिए K का फॉर्मूला। सो K फॉर जीरो ऑर्डर इज R0 माइनस R बाय T, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आपको ध्यान रखना है इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? माइनस आर इक्वल्स टू के टी माइनस आर नॉट। ठीक है, इससे अपन फर्स्ट ऑर्डर बना लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ना अगर आपको जीरो ऑर्डर पढ़ा हुआ है। तीसरी बात अपन इसमें जो याद रखना है वो है T0.5 का डायरेक्ट फॉर्मूला। T0 का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? R0 अपॉन 2K। ठीक है, और फोर्थ इसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला, 3/4 लाइफ का फॉर्मूला, डेट मीन्स T0.75। T0.75 इज 3R0 बाय 4K। ठीक है ना। फिफ्थ बात जो है वो रिलेशन क्या है? T0.75 और T0.5 में रिलेशन। तो T0.75 अपॉन T0.5 इक्वल्स टू 3/2, 3/2, 1.5 टाइम्स। और लास्ट बात जो याद रखनी है वो है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के इज मोल लीटर टू द लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पर टाइम, रेट के इक्वल। क्लियर? ऐसे ही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है ना। जीरो ऑर्डर पे किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना के दे दिया इस तरह से कि एक अभिक्रिया जो है उसके लिए एक ग्राफ दे दिया आपको ऐसे, T0.5 और R0 के बीच में ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। एक अभिक्रिया में T0.5 और R0 का ग्राफ आपको इस तरह से दिया। आपको पूछ लिया कि इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, या इस अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, 4 ऑप्शन दे दिए। पहला जीरो ऑर्डर, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड सेकंड ऑर्डर, और फोर्थ इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको एक कंपटीशन लेवल से इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कंपटीशन लेवल पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने भी वही किया है जो कंपटीशन एग्जाम में करते हैं। वैसे तो ये सबको पता हो गया, जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग T0.5 R के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है वो एक कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T0.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, सीधे समानुपाती होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जैसे अपने दिमाग में है कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। ये जीरो, मान लो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, सपोज दैट, मान लो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती, तो आप ऑप्शन में वेरिएशन देखिए, 1 के आगे 0 लिखा है, 2 के आगे 1 लिखा है, 3 के आगे 2 लिखा है, 4 के आगे 3 लिखा है। और ज्यादातर एग्जाम में जब अपन अंडर प्रेशर होते हैं ना, तो अपने को पता होता है, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो अपन क्या सोचते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट पे क्लिक हो जाता है ना। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट पे, जैसे मान लो सेकंड ऑर्डर तो सेकंड पे क्लिक हो जाता है, जबकि सेकंड ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है ना। थर्ड ऑप्शन पे सेकंड लिखा, तो ऑप्शन को ध्यान रख के इस तरह के कभी भी कोई डिजिट वाइज क्वेश्चन आ जाए, कभी भी डिजिट्स बने हुए हो जिसमें 1 to 4 डिजिट तक, तब थोड़ा ध्यान रख के उस क्वेश्चन के जो OMR शीट होती है उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, कोई रिएक्शन दे रखी है, A goes to
प्रोडक्ट, ए उत्पाद बनाता है, ठीक है। आपको बोल दिया कि ये जो है वो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, सपोज दैट दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और आपको दे दिया कि क्रियाकारक जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए की वो है 0.5 मोल्स पर लीटर से 0.3 मोल्स पर लीटर, यानी मोलैरिटी लिखा है मैंने कैपिटल एम। 0.5 मोल से 0.3 मोल्स होने में 10 मिनट का समय लेती है। तो इस अभिक्रिया का के ज्ञात कीजिए, फाइंड द के ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब सिंपल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो अलग से एक इंडिविजुअल उसका लेक्चर बनेगा, कल इसके आगे अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैं फर्स्ट और जीरो से रिलेटेड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मैं कल आपको ऑर्डर से रिलेटेड कोटि, प्रथम कोटि और जीरो ऑर्डर, जो है प्रथम कोटि और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।